सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। बुजुर्ग कहते हैं बानियाने पाकिस्तान ने पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन इसके नक्शे में सही रंग भरने का मौका इन बनाने वालों को ना मिल सका। पाकिस्तान बनने से पहले ही न सिर्फ इसकी नजरियाती बुनियादें बन चुकी थीं, बल्कि पाकिस्तान का माशी रोड मैप भी तैयार हो चुका था। और इस रोड मैप के बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तस्वुर पाकिस्तान महज सियासी आज़ादी तक महदूद नहीं था। वो जानते थे कि एक रियासत को मजबूत, खुद इन्हिसार और फलाही रियासत बनाने के लिए जिन फैक्टर्स की ज़रूरत है उनमें इकनॉमिक इंडिपेंडेंस, इंसाफ और खुद मुख्तार हुक्मरानी का निज़ाम ज़रूरी है। आज जब पाकिस्तान कर्जों के साथ, कमज़ोर सनत और इंसाफ की अदम फरामी के साथ साथ बैड गवर्नेंस के बहरान से दो चार है, तो कायदे आज़म का माशी विजन एक अमली ब्लू प्रिंट की हैसियत रखता है। 1948 में स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर कायदे आज़म ने मगरबी माशी मॉडल्स की अंधी तकलीद से खबरदार किया था और मकामी हालात के मुताबिक निज़ाम अपनाने पर जोर दिया था। ये विजन आज इस वक्त मजीद अहम हो जाता है जब पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज $100 अरब से ज़्यादा हो चुका है और बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी में सर्फ हो रहा है, जो रियासती खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा बन चुका है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का माशी विजन खुद इन्हिसारी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा दौलत की सही तकसीम और मालियाती नज़्मो ज़ब्त के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात बनाना और बिल आखिर फलाही रियासत का क़याम था, जहाँ सूबों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। यही उसूल दुनिया के कई ऐसे ममालिक ने अपनाए जो कॉलोनियलिज्म और वसाइल की कमी के बावजूद आज मजबूत मईशतें बन चुकी हैं। ये मिसालें वाज़ेह करती हैं कि अगर कायदे आज़म के नज़रियात को संजीदगी से नाफिज किया जाता तो पाकिस्तान भी पायदार तरक्की हासिल कर सकता था। पाकिस्तान का माशी रोड मैप क्या होना चाहिए? कायदे आज़म ने इसकी बाकायदा एक लिस्ट तैयार की थी जिसमें सरे फहरिस्त आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसे कायदे आज़म ने मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया था। खुद इन्हिसारी के लिए माशी तरक्की लाजमी होती है। इसी सोच के तहत कायदे आज़म ने PIDC जैसा इदारा बनाया। हम तो इस इदारे से फ़ायदा भी ना उठा सके, लेकिन जनूबी कोरिया ने 1960 से 1990 के दरमियान रियासती सरपरस्ती में बड़ी सनतें खड़ी की। हुकूमत ने स्टील, शिप बिल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स पर तवज्जो दी। इसी तरह इनकी एक्सपोर्ट्स 1960 में $32 मिलियन से बढ़कर 1990 में $276 अरब तक पहुँच गई। फीकस आमदनी $79 से बढ़कर $6000 हो गई। इसी तरह सिंगापुर ने वसाइल ना होने के बावजूद हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के साथ गैर मुल्की सरमायाकारी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सनतों पर तवज्जो दी। आज उसकी मईशत $500 अरब से ज़ायद है और बेरोज़गारी 2% से भी कम है। माशी तरक्की के लिए दूसरा माइलस्टोन जो कायदे आज़म हासिल करना चाहते थे वो है माशी इंसाफ। कायदे आज़म चाहते थे कि तरक्की सब तक पहुँचे ताकि गुर्बत का खात्मा हो और माशरे में माली तौर पर कमज़ोर तबका कम से कम हो। इस पॉलिसी की अमली मिसाल मलेशिया की पॉलिसी है। NEP मलेशिया ने तालीम के साथ रोज़गार और कारोबार में मकामी आबादी को तरजीह दी, जिसके बाद गुर्बत 49% से कम होकर सिर्फ 5% रह गई और दौलत चंद हाथों में ना रही, बल्कि जिसने मेहनत की उस तक इकनॉमिक एम्पावरमेंट के समरात पहुँचे। पाकिस्तान में भी टारगेटेड सब्सिडी और लैंड रिफॉर्म से इस विजन की तकमील तक पहुंचा जा सकता है, जैसा कि स्वीडन और नॉर्वे ने किया। इन ममालिक ने ज़्यादा टैक्स लेकर तालीम के साथ सेहत और वेलफेयर पर खर्च किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पैसा बराबर तकसीम हुआ, जिसकी वजह से पायदार तरक्की मुसलसल जारी रही। पैसा चंद हाथों में ना खेले। इस हदफ को हासिल कर लेने के बाद माली नज़्मो ज़ब्त और अच्छी हुक्मरानी की बारी आती है। कायदे आज़म करप्शन के खिलाफ थे और मौसर रियासती निज़ाम चाहते थे। करप्शन के खात्मे के लिए अफ्रीका के एक पसमानदा मुल्क रवांडा ने डिजिटल गवर्नेंस और सख्त एहतसाब के जरिए करप्शन को काफ़ी हद तक कम कर दिया। सख्त एहतसाब से रवांडा की मईशत औसतन 8% सालाना बढ़ रही है। पाकिस्तान भी इसी गवर्नेंस से शफाफियत ला सकता है, जिसके लिए पाकिस्तानी नौजवानों ने ओएलकार जैसा एक AI मॉडल भी तैयार किया है, जो राइज क़वानीन को बनाकर के बिना किसी शख्सियत के इन्फ्लुएंस के शफाफ फैसले देकर पाकिस्तान में करप्शन जैसे नासूर का खात्मा कर सकता है। बोट्सवाना जैसे मुल्क ने इसी लिहाज से कुदरती वसाइल को दानिशमंदी से इस्तेमाल किया। कम करप्शन और मजबूत इदारों की बदौलत ये मुल्क मुतवस्सित आमदनी की सतह तक थोड़े ही अरसे में पहुंच गया। चीन की मौशी तरक्की में तिजारती ताल्लुकात का बड़ा अहम किरदार है और कायदे आज़म भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान के आलमी तिजारती ताल्लुकात पूरी दुनिया में मजबूत हों। कायदे आज़म पाकिस्तान को खित्ते के तिजारती मरकज़ के तौर पर देखना चाहते थे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने फ्री ट्रेड जोन्स और बंदरगाहों के जरिए तिजारत को फ़रोग़ दिया। आज तेल के अलावा की जाने वाली तिजारत का हजम $100 अरब से ज़्यादा है। पाकिस्तान भी गवादर को इसी सोच से तरक्की दे सकता है। इसकी एक और मिसाल तुर्की के रिफॉर्म्स हैं, जिनके बाद तुर्की ने एक्सपोर्ट्स में कई गुना इजाफा किया
और आलमी तिजारत में अपना हिस्सा बढ़ाया। इस माशी रोड मैप का आखिरी माइलस्टोन है वेलफेयर स्टेट का क़याम। कायद-ए-आज़म तालीम के साथ सेहत और रिहाइश को बुनियादी हक समझते थे। बांग्लादेश ने इस शोबे में अहम किरदार अदा किया है। बांग्लादेश में तालीम, सेहत और माइक्रो फाइनेंस पर इन्वेस्टमेंट से गुर्बत आधी रह गई है। इंसानी तरक्की का इंडेक्स इस लिहाज से बेहतर हुआ है। वेलफेयर की एक और मिसाल लातीनी अमेरिका के मुल्क चिली की है, जहां सोशल सिक्योरिटी और तालीम पर तवज्जो देकर गुर्बत 40% से कम होकर सिर्फ 8% तक आ गई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, माशी इंसाफ, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और अच्छी हुक्मरानी के साथ आलमी तिजारती ताल्लुकात और वेलफेयर स्टेट, इन सब के साथ सूबाई और इलाकाई हम आहंगी आती है, जिसे हासिल कर लेना बाकी तमाम शराइत को पूरा कर लेने के बाद मुश्किल नहीं रहता। कायद-ए-आज़म वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के हामी थे ताकि कौमी इत्तेहाद मजबूत हो। चीनी हुकूमत ने इसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी के जरिए कमज़ोर इलाकों में इन्वेस्टमेंट्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर से 80 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत से निकलने में कामयाब हुए। NFC अवार्ड पाकिस्तान में इलाकाई मनसूबे की इसी सिमत में एक मुस्बत इक़दाम है और इसकी एक और रोशन मिसाल इंडोनेशिया की है, जिसने इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करके इलाकाई फ़र्क को कम किया और तरक्की हासिल की। पाकिस्तान में नए सूबों की हालिया तजवीज़ से भी इस हदफ को हासिल किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन, माशी इंसाफ, अच्छी हुक्मरानी के साथ आलमी तिजारती ताल्लुकात और वेलफेयर स्टेट को हासिल करना लाजमी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन कोई ख्वाब नहीं जो हासिल ना किया जा सके। दुनिया ने इसे आजमाया है और कामयाबियां भी हासिल की हैं और पाकिस्तान भी ऐसा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है साफ नीयत की, इस विजन पर अमल पैरा होने की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज की वसी दौलत को काम में लाकर मुल्क की मईशत में नुमाया इजाफा मुमकिन है। इस वक्त मुल्क की माइनिंग इंडस्ट्री कौमी GDP में सिर्फ 2 से 3% और आलमी पैदावार में 0.15% का हिस्सा रखती है। हालांकि पाकिस्तान के पास 92 अक़साम के मिनरल रिजर्व्स मौजूद हैं, जिनमें से 90% अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। आज हम पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से साल 2025 में क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई, उन पर एक नज़र डालेंगे और साथ ही 2026 में किन नए मुआहदों और मवाक़ों के साथ इस शोबे में तरक्की मुमकिन है। आज इस सब पर एक मुकम्मल जायजा आपके सामने रखा जाएगा। अगर सही स्ट्रेटजी के तहत इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और वैल्यू एडिशन की जाए तो माइंस एंड मिनरल्स एक्सपोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान की मजमूई सालाना आमदनी 6 से 8 अरब डॉलर तक बहुत आसानी के साथ जा सकती है, जबकि माली साल 2025 के लिए पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स $4 बिलियन तक महदूद रही हैं। रेकोडिक, सयादिक और थर कोयला मनसूबा इन्वेस्टमेंट के बड़े मौके हैं, जहां रेकोडिक मनसूबा कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड के तहत 2028 में कॉपर और सोने की पैदावार शुरू करेगा, जिसकी मुतवक्किया आमदनी 74 अरब डॉलर से जायद है। इसी के साथ CPEC के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, खासतौर पर गवादर, पोर्ट कासिम जैसे बंदरगाहों की बेहतरी मिनरल्स की एक्सपोर्ट में मदद दे सकेगी। लेकिन बार बार पॉलिसियों का तब्दील होना और साथ ही क्लाइमेट चेंज और वसाइल की कमी अहम चैलेंजेस हैं। हुकूमत का नेशनल मिनरलाइजेशन हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क ऐसे मसाइल के हल के लिए तैयार किया जा रहा है जो इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देने और कानून साजी को आसान बनाने में मददगार होगा। दुनिया भर की बड़ी ताकतों की नजरें इस वक्त पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर पर जमी हुई हैं। अमेरिका न सिर्फ दिलचस्पी जाहिर कर चुका है बल्कि एक मुआहदा भी साइन कर चुका है। कैनेडियन कंपनीज पहले यहाँ पर काम कर रही हैं। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सऊदी अरब पाकिस्तान के कीमती माइंस एंड मिनरल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और फ्रांस भी इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री में कदम रखना चाहता है। इस साल इसी सिलसिले में नवंबर में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान मिनरल्स और माइनिंग के शोबों में ताउन के इम्कानात पर गौर किया गया है। इसके अलावा फ्रांस की महारत खास तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से बहुत वसी है, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे, महफूज माइनिंग और मैग्नेट की रिसाइकलिंग शामिल है। इसके साथ फ्रांस 2026 के आखिर तक रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन की एक बड़ी फैसिलिटी बना रहा है, जो आलमी मार्केट की 15% ज़रूरतों को पूरा कर सकेगी। अब अगर तज्जियाती तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान की माइनिंग की सनत में मकामी कंपनीज को तरजीह दी जानी चाहिए ताकि मकामी रोजगार और मईशत को फ़ायदा पहुंच सके, मगर इसके साथ ही इंटरनेशनल पार्टनर्स को ऑन बोर्ड करके टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और इन्वेस्टमेंट हासिल की जा सकती है। जदीद टेक्नोलॉजी जैसे AI माइनिंग के अमल को बहुत बेहतर बना सकती है, जबकि इंश्योरेंस का शोबा बड़े मनसूबों में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। इसी तरह माइनिंग न सिर्फ इक़्तिसादी तरक्की बल्कि माशी तरक्की का ज़रिया भी बन सकती है। पाकिस्तान की मिनरल रिसोर्सेज की तरक्की के लिए 8 और 9 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 मुनक्किद होगा, जो मुल्क की माइनिंग सनत में इन्वेस्टमेंट के साथ पॉलिसी साजी और टेक्निकल डेवलपमेंट के हवाले से इंटरनेशनल पार्टनर
पार्टनरशिप के लिए सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनेगा। ये फोरम 4 अहम शोबों पर मुश्तमिल होगा: स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस और इन्वेस्टर्स के लिए मौके। साल 2025 में भी हमने देखा था कि इसी नौयत की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 5000 डेलीगेट्स आए, जिसमें 18 MOU साइन हुए। अब 2026 मजीद माइनिंग के सेक्टर को कितना आगे लेकर जाएगा, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब 2025 में जो ग्रोथ हमने देखी, जो इन्वेस्टमेंट हमने देखी, जो मुल्क में बड़ी इस वक्त इन्वेस्टमेंट उन ममालिक की तरफ से जो कि माइनिंग में एक बड़ा नाम और मकाम रखते हैं, तो ये अब कितनी बेहतरी आगे हो सकती है और 2025 कितना कामयाब रहा आपकी नज़र में माइनिंग के हवाले से? थैंक यू बाब। देखें 2025 में हमारे पास अगर हम माइनिंग साइकिल को, माइनिंग सिस्टम को देखें पाकिस्तान में, तो एक बहुत खुशाइन साल रहा जिसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट आई है, बहुत से पोर्टफोलियोज आए हैं। और 2023 से जब फर्स्ट मिनरल समिट हुआ और 2025 के बाद जो एक ग्रोथ चेंज है, अप्रैल में जो सेकंड पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ था, उसके बाद तकरीबन उस मिनरल फोरम में 5000 डेलीगेट्स आए, 18 MOUs हुए। और उसके बाद एकदम जो ग्लोबल माइनिंग ट्रेंड है पाकिस्तान में, ये स्टार्ट होता है जब बेरी गोल्ड डील करता है कमुट्सो के साथ $400 मिलियन की फॉर द हैवी मशीनरी। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, दे लुक इनटू द पाकिस्तान माइनिंग सेक्टर, और नील हॉकिंग ने जो BHP के फॉर्मर कंसल्टेंट है, पाकिस्तान के साथ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर माइनिंग प्रोस्पेक्टिविटी पे काम की। देन बेरिक्स ने $3.5 बिलियन की फाइनेंसिंग को कॉपर एंड गोल्ड माइनिंग में प्रिक्योर किया। उसके बाद यूएस जंप करता है पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में, और रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन, और जो यूएस सेक्रेटरी थे मार्को रूबियो, उन्होंने वाशिंगटन में एक अनाउंस किया था 14 अगस्त में कि यूएस पाकिस्तान में रेयर अर्थ एलिमेंट की एक्सप्लोरेशन करेगा। और जिसके फौरन बाद सितंबर में $500 मिलियन का एक MOU साइन होता है यूएस गवर्नमेंट का विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड FWO। देन उसके बाद हम देखते हैं जापान इन्वेस्टमेंट में आया, टर्की इन्वेस्टमेंट में आया, रिसेंटली फ्रेंच गवर्नमेंट हैव शोन अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और ये ग्लोबल ट्रेंड था। इसके साथ यूएस क्रिटिकल मिनरल फोरम, यूएस स्ट्रेटेजिक मिनरल फोरम, इन्होंने पाकिस्तान में ह्यूज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को शो अप किया। इसके साथ साथ जब हम लोकल कंपनीज को देखते हैं, हमारी जो पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस कंपनीज थी, जिसमें जिसको स्टेट ऑन कंपनीज कहते हैं, OGDC, मारी एनर्जी की मारी माइनिंग कंपनी, पाकिस्तान में कंसोर्शियम है, एक कंपनी ग्लोबाकोर है जो कि माइनिंग सेक्टर में आया, NRL है, SML है, और बहुत से हमारे प्रोविंशियल माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट, ये तमाम के तमाम जो है डायनामिक फॉर्म में आ गए, और स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में हर बंदा, हर पर्सन माइनिंग की बात कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट था, और इसने लोगों की सोच को चेंज किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जब ऐसी इन्वेस्टमेंट आती है तो आपको बताता चलूं, डेफिनेटली इसमें नेशनल इकोनॉमी एक्सचेंज बूस्ट करती है, फॉरेन एक्सचेंज के काफी चांसेस होते हैं, जॉब क्रिएशन एंड लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, माइनिंग सेक्टर इसमें स्ट्रेंथन होता है, और हमारी एक लॉन्ग टर्म क्रीमिंग का ग्रोथ एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग होती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा साल रहा, और इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, और जो चीज हमें अब नेक्स्ट वे में जिसको अडॉप्ट करना है, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर अपनी चीजों को लेके चलना है, हमें डेटाबेस डेवलप करना है, क्योंकि 2025 में जो पाकिस्तान की मिनरल पॉलिसी थी वो हार्मोनाइज हुई, और इस मिनरल पॉलिसी के हार्मोनाइज होने के साथ ये एक नेशनल फ्रेमवर्क बना, जिसमें SIFC ने की रोल अदा किया कि वन विंडो वन ऑपरेशन के साथ जो इकोनॉमिक फ्री कॉरिडोर की सर्विसेज दी, और सस्टेनेबल माइनिंग कमिटमेंट थी, ओपन हैंडेड पॉलिसी थी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स। इसका जो इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टर्स के ऊपर, उनको एक लीगल फ्रेमवर्क मिल जाता है, मल्टीपल लाइसेंसेस मिलते हैं, और आपने देखा होगा मीडिया में बहुत सी कंपनीज ने लाइसेंसेस को प्रिक्योर किया, बलूचिस्तान में, गिलगित में, GB के अंदर, चित्राल में, पंजाब, सिंध में, जहां जहां भी मेटालिक नॉन मेटालिक रिसोर्सेज हैं, उस पर बहुत ज्यादा काम हो। और एक और नया सेक्टर उभरा जिसको हम प्लेसर गोल्ड माइनिंग कहते हैं, जिसमें हमारे पास पाकिस्तान में कुछ कंपनीज हैं, FWO की हैं, देन प्राइम एपिक्स एनर्जी है, हिमालयन अर्थ एक्सप्लोरेशन है, और इसमें बहुत सी फॉरेन कंपनीज लाइक मोस्ट माइनिंग सॉल्यूशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने बहुत ज्यादा सर्विसेज दी, और गवर्नमेंट बड़ी हार्मोनाइज हो गई। हमारे माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट इस वक्त अपने जो माइनिंग प्रोफेशनल हैं उनको उन्होंने लगाया हुआ है, और एक नीड ऑफ टाइम है कि दिस टाइम हम अपने माइनिंग प्रोफेशनल को, जितने भी हमारे माइनिंग इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, इनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ट्रेन करें, और उस ग्लोबल चेन में, उस चेन वैल्यू में एडजेंट करें जहां पे हम जाके बूस्ट करते, क्योंकि अब नेक्स्ट जो इवेंट हो रहा है वो सऊदी अरब में हो रहा है, फ्यूचर
फ्यूचर मिनरल फोरम, उसके बाद PDAC जो एक ग्लोबल बहुत बड़ा इवेंट पूरी दुनिया में कनाडा में होता है, और उसके बाद अप्रैल में अगेन भी है PMIF 2026। सो इस पोर्टफोलियो को कैश करने के लिए हमें एकदम फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आ गई है, लेकिन अब टाइम स्टार्ट होता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन करें, उन तमाम चीजों के अपना डेटाबेस को डेवलप करें। और इसमें एक फ्लैगशिप जो मैग्नेट का किरदार अदा किया है वो रिकोटिक ने किया है, क्योंकि रिकोटिक के अवेयरनेस से रिकोटिक ने एक डायनेमिक फ्लो बनाया है जिससे बहुत ज्यादा कैपिटल फ्लो आया है। और 2028 में जो फर्स्ट फेज स्टार्ट होना है, क्योंकि ये इट कुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट अनटैप कॉपर गोल्ड डिपॉजिट, और इसमें यूएस बैंक ने एक, आपको पता है, रिसेंटली $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो एक्सिम बैंक वो शो की है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC, एशियन डेवलपमेंट बैंक, देन देयर आर मेनी टेक अवेज जो कि इसमें ग्लोबली पार्टिसिपेट करेंगे। तो अनान साहब, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो तो जाहिर है अपनी जगह पर हैं और उनका रिफ्लेक्शन भी अब आहिस्ता आहिस्ता आगे हमें नजर आएगा, लेकिन इस 2025 में नई और कामयाब डिस्कवरीज की परसेंटेज कुछ बढ़ी है। जो हमारा लोकल माइनिंग का स्किल सेट है वो कुछ एनहेंस हुआ, चूँकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग की आपने बात की, तो इन ट्रेनिंग्स का कुछ फ़ायदा हुआ। जो लेटेस्ट मशीनरी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, इसके खातिर ख्वाह फ़वाइद हमें कुछ देखने को मिलेंगे। और अप्रैल 2026 में जब ये नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी तो वो 2025 से कितनी बड़ी फिर साबित हो सकती है? बिल्कुल अरबाब, इसमें दो चीजें हैं। जहां हम डिस्कवरीज की बात करते हैं तो पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग के साथ बहुत से एरियाज हैं जहां पे अभी माइनिंग स्टार्ट है, जिसमें कुछ लीजेस FWO की हैं, कुछ माड़ी एनर्जीज की हैं, सैंडक मेटल लिमिटेड की जो सैंडक की लीज थी वो और एरियाज को प्रिक्योर कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज में JVs के अंदर बहुत सी ऐसी इवन NRL की डिस्कवरी है। तो ये वो चीजें जो बलोचिस्तान में हो रही है। इस तरह हमारे पास पुजदार की बेल्ट है, जिसमें आपको बताऊं कि बेसिकली एक मिनरल कमोडिटी जिसको हम बेराइट कहते हैं, तो बेराइट की माइनिंग पे काम स्टार्ट हो रहा है, लेड जिंक की माइनिंग पे काम स्टार्ट हो रहा है। जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ में चित्राल के अंदर, GB के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिस्कवरीज हुई हैं, लेड जिंक की डिस्कवरीज हुई हैं, और इसके साथ लिथियम के रिसोर्सेज आइडेंटिफाई हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी डिस्कवरीज है। और इस पे अब आपको बताऊं, और एक और सबसे बड़ी डिस्कवरी जो हमारे पास प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट है, इसमें बहुत बड़ा एसेट होता है। आपको बताऊं, इसमें बेसिकली गोल्ड के साथ साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, प्लैटिनम ग्रुप होता है, प्लेडियम होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्कर्दू के नॉर्थ में जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, वहां से डाउन स्ट्रीम जितने भी रिवर साइड हैं, और हम जब जगलोट आते हैं, जगलोट से दासू तक रिवर इंडस में ऑन बोथ साइड एक्सकेवेटर लगे हुए, लोग एक्सटेंसिवली माइनिंग कर रहे हैं। इसी तरह तरबेला डैम से नीचे जो सेगमेंट ABC है, यहाँ पे KP गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के डिफरेंट प्लेसर गोल्ड के ब्लॉक्स हैं जहां पे अच्छी क्वालिटी में, क्वांटिटी में गोल्ड पड़ा हुआ है। सो इन तमाम चीजों को जो इफेक्ट होगा, जिसको हम कहते हैं ये 2026 PMIF पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, इसमें सबसे पहले आप देखें एक ग्लोबल और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में 360 डिग्री इन्वेस्टर एंगेजमेंट होगी। इसमें स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंसेस जो लास्ट ईयर के मुकाबले में वो एक सर्कल बूस्ट कर जाएगा, टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस का सर्कल बूस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट शो केसेस हैं। और हमारे पास देखें ऐसे फोरम में ग्लोबल नेटवर्किंग होती है। 2023 से मैं विटनेस कर रहा हूँ, 2025 का इवेंट बहुत बड़ा था, और 2025 अभी खत्म नहीं हुआ, और हम देखते हैं कि बहुत ह्यूज एक डेवलपमेंट हुई है। सो यही चीज, इसी थीम को लेते हुए हम ग्लोबल नेटवर्किंग का पार्ट बनेंगे। और इससे प्रॉस्पेरिटी और पोर्टफोलियो इंपैक्ट की अगर आप बात करें, इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आई है कि मेटालिक मिनरल से लेके हमने क्रिटिकल मिनरल्स, कॉपर, गोल्ड, रेयर अर्थ पे काम किया, और हम ग्लोबल जो डीकार्बोनाइजेशन है या टेक मैन्युफैक्चरिंग है, ये सप्लाई चेन का पार्ट बनने की तकोदो में है। और हमारे जो बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जब ये रिकोडिक का काम स्टार्ट होगा 2028 में, जो फर्स्ट माइनिंग साइकिल है 2035 तक, तो इस साइकिल से जो हैवी मशीनरी आएगी, देखिए डेवलपमेंट फेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइनिंग साइकिल में। गवर्नमेंट को इस वक्त चाहिए कि जितने भी माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, इनको फैसिलिटेट करें हैवी मशीनरी की, क्योंकि जो जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट केस इज द ड्रिलिंग। तो हमारे पास पाकिस्तान में जो कंप्लायंस बेस्ड ड्रिलिंग रिग्स है वो बहुत कम है या ना होने के बराबर है, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उससे उसका फायदा ही होता है कि आप कम से कम वक्त में अपने कोर्स
को रिट्रीव करते हैं, क्योंकि एक साल से मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे बोल रहा हूँ, लेकिन आपको रियलिस्टिकली बताऊं, जियोलॉजिकली और माइनिंग पर्सपेक्टिव से ये टास्क इट्स क्वाइट वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल होता है रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, उसकी ग्रेड वैल्यू बनाना, उसकी रिजर्व वैल्यू को डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करके पूरा माइन प्लान बनाना। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत से हर्डल्स हैं। तो इसमें एनहांस रिटर्न्स हैं, पॉलिसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमारे जितने भी लोकल फर्म्स एंड इंटरनेशनल फर्म ये बहुत ज्यादा काम करती हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, और इसी वजह से लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है, और इस ट्रस्ट को हमने डेफिनेटली गेन करना है, जिसकी वजह से जो क्रॉस बॉर्डर वेंचर्स है वो फैसिलिटेट होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट जी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। साल 2025 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक तारीखी साल रहा है। दिसंबर के वस्त में ही हमने देखा कि जो 100 इंडेक्स था वो 1,71,500 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर चुका था। पिछले 2 रोज़ हमने ज़रूर कुछ गिरावट देखी, जिसकी वजह से ये एक जो साइकोलॉजिकल फिगर 1,71,000 का था वो बरकरार नहीं रह सका। बहरहाल पाकिस्तान में रिवायती तौर पर इकनॉमिक्स के हर शोबे में सब अच्छा है दिखाने के लिए नंबरों का खेल खेला जाता है, लेकिन ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि स्टॉक मार्केट में बेहतरी, इन्वेस्टर्स के एतमाद के साथ बेहतर मौशी पॉलिसियों और कंपनीज की अच्छी कारकर्दगी की वजह से मुमकिन हुई है। 2025 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 48% और डॉलर्स में 47% मुनाफा दिया है। ये कारकर्दगी रीजन की कई बड़ी मार्केट से बेहतर रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि महंगाई में वाज़ेह कमी आई है, इंटरेस्ट रेट नीचे गया है और कारोबारी लागत निस्बतन कम हुई है। और सबसे बड़ी वजह, जब बैंक से इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट का रुख किया। एक और अहम पेशरफ्त, इन्वेस्टर्स की तादाद में बड़ा इजाफा है। इस वक्त इक्विटी इन्वेस्टर्स की तादाद 4,50,000 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ 1.5 साल में 1,20,000 नए इन्वेस्टर्स शामिल हुए हैं। मजमूई तौर पर इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज और फिक्स्ड इनकम को मिलाकर इन्वेस्टर्स की तादाद तकरीबन 10 लाख से भी तजावुज कर जाती है। और ये जाहिर करता है कि खास तौर पर नौजवान और रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट पर इस वक्त ज्यादा एतमाद कर रहे हैं। इसी लिहाज से कंपनीज के मुनाफे में भी वाज़ेह बेहतरी नजर आ रही है। जनवरी से सितंबर 2025 के दौरान लिस्टेड कंपनीज के मुनाफे में 14% इजाफा हुआ। तीसरे क्वार्टर में भी मुनाफा 9% बढ़ा। यह इजाफा बैंकिंग के साथ साथ एनर्जी और इसके अलावा सीमेंट और फर्टिलाइजर जैसे शोबों में बेहतर कारकर्दगी की वजह से हुआ है। कम इंटरेस्ट रेट और बढ़ती हुई डिमांड ने भी इन शोबों को काफी फायदा पहुंचाया है। मार्केट की मजबूती का एक सबूत यह भी है कि $1 अरब से जायद मालियत वाली कंपनीज की तादाद अब 3 से बढ़कर 18 से जायद हो चुकी है। ये पाकिस्तान में वैल्यू क्रिएशन की वाज़ेह मिसाल है। मजीद है कि 2026 में 16 से जायद नई कंपनीज के स्टॉक एक्सचेंज में आने की तवक्को है, जिससे मार्केट मजीद मजबूत होगी। म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स का 14% स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया है और यह परसेंटेज माजी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर नजर आती है, लेकिन तारीखी एवरेज से अभी भी कम है। अब इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में मार्केट में मजीद इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्पेस मौजूद है। मजमूई तौर पर 2025 की कारकर्दगी ये बताती है कि पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट मैच्योर फेज में दाखिल हो रही है। अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का तसलसल बरकरार रहा तो आने वाले वर्षों में ये रफ्तार ज़ाहिर भी तेज़ हो सकती है। अब 2026 में ये परफॉर्मेंस कहाँ तक जा सकती है, 25 की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही, इस पर हम बात करेंगे। मुस्तफ़ा पाशा साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लेक्सन इन्वेस्टमेंट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा पाशा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 2025 तो हर एतबार से स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा बेहतर साल रहा, लेकिन हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद 100 इंडेक्स 2 लाख के एक मैजिकल फिगर को क्रॉस कर जाएगा। वो मुमकिन नहीं हो सका, उसके लिए शायद थोड़ा और टाइम दरकार हो। ओवरऑल कैसे आप इस पूरे साल का ओवरव्यू करेंगे? बिल्कुल, तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें जी, ये जो पिछले 3 साल अगर आप देखें 2023, 24 और 25 जो ख़त्म हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली दी है। 325% के लगभग रिटर्न था। 23 में तकरीबन 54-55%, 24 में तकरीबन 84% और इस साल भी ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न मार्केट ने दिया है। हिस्टोरिकली अगर आप वैसे देखें अपनी KSE 100 या PSX का रिटर्न, तो इस तरह का 3 साल मुसलसल बार बार ऐसा रिटर्न देना इन्वेस्टर्स को, ये एक काफ़ी रेयर इवेंट है। इनफैक्ट अगर मैं पिछले 30 साल में देखूं तो सिर्फ एक दफ़ा हुआ है कि 3 साल से ज़ाहिद या कंसेक्यूटिव ईयर्स में मार्केट ने इस तरह के रिटर्न्स दिए, एंड आई थिंक वो
2001-2 से लेके 2005 तक था, जब मार्केट ने 4 साल कंसेक्यूटिवली इस तरह के रिटर्न्स दिए थे। उसके अलावा हमारे पास ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है। तो ये जो पिछले 3 साल का जो हमने रैली देखी है, ये एक बहुत ज़बरदस्त एंड रेयर रैली थी पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स हिस्ट्री में। अब अगर हम बात करें कि गोइंग फॉरवर्ड हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, तो देखें आपने खुद ही बहुत सारे फैक्टर्स मेंशन किए जो मार्केट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर आउटलुक। देखें कोई भी अगर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है मार्केट में, एक तो ये है कि आपने एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना है। सेकेंडली आप जो मार्केट को असेसमेंट करें, आप जनरली 3 या 4 लेवल्स पे एक अपना एनालिसिस या असेसमेंट किया करें। एक आप मैक्रो या इकोनॉमी के लेवल पे जायजा लें कि क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या हो रही हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर कंपनी लेवल पे आप एग्जामिन करें कि वैल्यूएशंस किस तरह की हैं, अर्निंग्स किस तरह की हैं, ग्रोथ किस तरह की हमें नज़र आ रही है। थर्ड लेवल पे आप असेसमेंट ये करें कि जी जो आपके पास जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, वो किस तरह है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से निकल रही है। एंड फोर्थ, और कौन से ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को एक नए हाईस पे लेके जा सकते हैं। तो अगर हम 1 2 3 4 इन चीज़ों को देखें वेरी ब्रीफली क्विकली, तो मैक्रो लेवल पे आपको पता है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ज़ाहिर सिंस 2023 पाकिस्तान फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी वापस आया, फॉरेन रिजर्व्स की पोजीशन सिग्निफिकेंटली बेहतर हुई, $3 बिलियन से आज वो $16 अरब पे है। इन्फ्लेशन जो 40% पे थी आज 6-7% पे आ गई है। इन्फ्लेशन जो इंटरेस्ट रेट्स जो 22% पे थे वो आज 10.5% पे आ गए। तो मैक्रो लेवल पे आपने काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी लाए हैं इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो रिफॉर्म एजेंडा है जो आपने अंडर IMF प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी हम अब देख रहे हैं। हमने सर्कुलर डेट की पेमेंट्स देखी कि जी पावर सेक्टर पे वहाँ पे प्रोग्रेस हम देख रहे थे। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने गैस सर्कुलर डेट के लिए भी एक ड्राफ्ट और एक प्लान बना के दिया है कि जी इसको हम अगले 5-6 साल में कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो उसके ऊपर जब ट्रैक्शन या प्रोग्रेस होगी तो वो भी मार्केट को एक आई थिंक एक कॉन्फिडेंस देगी। कल ऑफ कोर्स एक बहुत मॉन्यूमेंटल जो इवेंट हुआ, आई थिंक 20 साल में पहली दफा पाकिस्तान ने कोई नंबर प्राइवेटाइजेशन और वो भी बहुत सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन रही। तो इस तरह का जो रिफॉर्म एजेंडा अगर 2026 में बरकरार रहता है कि आप प्राइवेटाइजेशन कंटिन्यू करें, आप दूसरी एसओईज को लेके आए, डिस्कोस को लेके आए, वहां पे आप एजेंडा कंप्लीट करें, सर्कुलर डेट पे आप चीजें लेके आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आप प्रोग्रेस करें, स्पेशली फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स जो आपके माइनिंग सेक्टर में जो आपको नजर आ रहे हैं। फिर अगर मैं नीचे आऊं, जो मैंने दूसरे लेवल की बात की थी कि कंपनी लेवल पे क्या हो रहा है, वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो यस पाकिस्तान की वैल्यूएशंस जो एक हिस्टोरिक लो पे थी 2023 में कि जी 3 का मल्टीपल था, वो आज ज़ाहिर उस तरह की सिचुएशन मल्टीपल नो लॉन्गर डिस्ट्रेस्ड है। एक वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज 8 के या 9 के मल्टीपल इंडेक्स के। मगर हमने ये जरूर देखा है कि जब सिक्लिकल पीक्स लगते हैं मार्केट में, हमने देखा 6-7 में 2006-7 में जब सिक्लिकल पीक लगा मार्केट के अंदर, या 2016-17 में जब लगा, तो उस टाइम पे मार्केट के मल्टीपल्स 12 से 14 के भी हो गए थे। तो अगर मैक्रो एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करे और इंटरेस्ट रेट्स एक अच्छे लेवल पे आपको स्टेबलाइज होते हुए नजर आए, तो मार्केट के अंदर एक डेफिनेटली रूम है कि वो अपने मल्टीपल्स की री रेटिंग और फर्दर एक्सपैंड करे। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ हम ज़ाहिर देख रहे थे, पहले हमने आपके ब्लू चिप सेक्टर्स में देखी, एंड मोर लेटली एज इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की तरफ जा रही है, तो सिक्लिकल सेक्टर्स में भी हमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, ग्लास हो, ऑटोज हो। तो ये मार्केट के लिए एक ज़ाहिर वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इंक्लूडिंग जो आपने भी मेंशन किया था कि जो IPOs आना शुरू हो रहे हैं और जो पाइपलाइन में हमें आगे नजर आ रहे हैं। और मुस्तफा साहब ये चीज ज़ाहिर जो हम मेंशन कर रहे थे लिक्विडिटी की। जी आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। जी मैं ये कहता कि लिक्विडिटी जो है इन चीजों को सब टाई टुगेदर करती है कि इवन अगर आपके पास वैल्यूएशन अच्छी हो, मैक्रो लेवल स्टेबलाइज हो रही हो या इकोनॉमी स्टेबलाइज हो, मगर अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट को अपनी ट्रू वैल्यू रियलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने इस साल भी देखा कि जी जो बड़े बायर्स थे मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स थे, इंडिविजुअल्स थे, कॉर्पोरेट्स थे, सेल साइड पे हमने ऑफ कोर्स देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर भी थे, इंश्योरेंस कंपनीज भी थी। ये एक नॉर्मल चीज है, इंश्योरेंस कंपनीज 2023 में बायर्स भी थी, इन्होंने बल्कि स्टार्ट की थी बाइंग जब मार्केट की रैली स्टार्ट हुई थी। मगर जो इंस्टीट्यूशनल मनी है और जो वहाँ पे फ्लो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2026 में रहेगा।
एंड आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो हमने इंडिविजुअल जो यूआईएन्स और अकाउंट ओपनिंग के अंदर एक तेजी देखी है, बहुत सालों तक 2 लाख अकाउंट पे हम रुके हुए थे, अब वो ऑलमोस्ट डबल होके 4 लाख पे हो गए और हम सुनते हैं कि हर महीने 10-12 हज़ार नए अकाउंट्स खुल, विच इज अ ग्रेट साइन कि जी पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के पास अब एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, 3G 4G का, मोबाइल एप्स का, ब्रोकरेज हाउस प्लेटफॉर्म्स, म्यूचुअल फंड की एप्स का, उसके थ्रू वो कैपिटल मार्केट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये जो है रिटेल की जो लिक्विडिटी है यहाँ पे फ्लो करवा सकते हैं। और मुस्तफा जो विद इन 18 मंथ्स 120,000 नए इन्वेस्टर्स का मार्केट में एंटर होना, फिर जो $1 बिलियन की कंपनीज थी उनकी जो तादाद 3 से बढ़कर ये 18 से ज़ायद हो गई। जब ये ग्रोथ शुरू हुई थी तो उस वक्त बहुत सारे लोग मार्केट की उस ग्रोथ पर एक क्वेश्चन कर रहे थे कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये एक बबल है जो आगे जाकर ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन सबने ये देखा कि ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ थी और वो अभी तक उसका ये सिलसिला जारी है। अब ये आगे मार्केट को कहाँ तक लेकर जा सकती है, इंडेक्स कितना ग्रो कर सकता है, मार्केट का वॉल्यूम मजीद कितना एनहांस हो सकता है, ये फिगर्स और कहाँ तक जाएंगे अभी आगे, अगले अगर हम 1 साल की बात करें तो? बिल्कुल, आप देखें तो जो मैं लास्ट जो बात यही कर रहा था कि इन टर्म्स ऑफ जो रिटेल लिक्विडिटी का जो फैक्टर है ये पाकिस्तान में पहली दफा हमें नजर आ रहा है। पहले ज़ाहिर मार्केट डोमिनेटेड होती थी जी, ब्रोकर्स होते थे या बैंक्स होते थे या इंश्योरेंस कंपनीज होती थी, अब रिटेल लिक्विडिटी भी एक फैक्टर बनता जा रहा है और हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि इन द ईयर्स टू कम ये एक सिग्निफिकेंट मार्केट के अंदर प्लेयर बनेगा। तो दिस इज ऑब्वियसली लाइक आई सेड समथिंग दैट कैन मल्टीपल्स को ये रीरेट कर सकता है पाकिस्तान के जो अभी 8-9 के मल्टीपल पे हैं। हमने सिक्लिकल पीक्स देखे हैं कि वो 12 से 14 तक भी गए हैं। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उस तरह की मल्टीपल्स एंड रीरेटिंग करने के लिए आपको एक तो मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी चाहिए होगी। जब मैं मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि जी आपकी जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स जो हैं बेहतर होना शुरू हों, बिकॉज हम एक लो ग्रोथ के फेज में से आ रहे हैं जहाँ पे 2-3% से ज़्यादा ग्रोथ करना मुश्किल हो रही है, तो थोड़ी सी आपने ग्रोथ बढ़ानी होगी। सेकेंडली जो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, हम जब देखते हैं कि लास्ट टाइम जब इस तरह के पीक सकते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स को आपको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ता है, मे बी इन द 6 to 8% रेंज। तो लेट्स सी कि अगर नेक्स्ट ईयर में स्टेट बैंक को जगह मिलती है, अगर इन्फ्लेशन नीचे रहती है और एक्सटर्नल अकाउंट पे कंफर्ट रहता है, तो वो इंटरेस्ट रेट्स को 10.5 से मे बी 7-8-9% पे अगर लेके आते हैं। एंड सेकेंडली एंड थर्डली जैसे हमने कहा, लिक्विडिटी की जो फ्लो है उसके अंदर आपको एक कंटिन्यूम मिलता रहे। जहाँ तक हमने अर्निंग्स ग्रोथ की बात करी, देखें, और आपने बात करी कि जी जो लोग कह रहे थे कि जी ये एक फेक रैली है या ये एक बबल है जो फट जाएगा, देखें इसके अंदर जो 2023 में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वो शायद एक बहुत ही सिंपल थीसिस के साथ कर रहे थे। उन्होंने 2021-22 के बाद देखा था कि जी रुपी की जो कदर में जो हमने क्रैश देखा, जो हमने कमी देखी डॉलर के निस्बतन, कि जी अराउंड 150-160 से वो चली गई थी, 300 क्रॉस कर गई थी, आपको याद है सितंबर 2023 के अंदर। उन्होंने देखा कि जी जो महंगाई की सतह है, चीज़ें जो है ट्रिपल क्वाड्रुपल हो गई थी। तो इसके अंदर एक सिंपल थीसिस ये थी कि जी जब हर चीज़ डबल या ट्रिपल या क्वाड्रुपल हो गई है और स्टॉक मार्केट वहीं की वहीं 40,000 के इंडेक्स पे चल रही है, तो इसने भी इवेंचुअली अपने आप को ट्रिपल या क्वाड्रुपल करना है। तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ये बहुत सी सिंपल बैट ली थी। इसके अंदर कोई मार्केट मैनिपुलेशन की बात नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, कोई वो बबल की बात नहीं है। ये एक फाइनेंशियल रियलिटी है कि जब फाइनेंशियल एसेट्स जो है हाई इन्फ्लेशन के दौरान डिप्रेस हो जाते हैं, अंडर वैल्यू हो जाते हैं, और जब इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज होती हैं तो फिर वो अपनी जो फाइनेंशियल रिप्रेशन का जो पीरियड होता है उससे जब निकलती हैं तो बहुत तेजी से रैली करती हैं। तो पाकिस्तान में भी यही हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा पाशा साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इलेक्शन इन सब मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।